उलझी डोरें। तहरीर कायनात आमना। किस्त नंबर 36। दोपहर का नीम गर्म वक्त था। सर्दी के सख्त मौसम में आज सूरज ने खास मेहरबानी कर रखी थी। नीली शफाफ फिजा में धूप की सुनहरी किरणें अजीब सी ताजगी घोल रही थीं। निस्ट यूनिवर्सिटी का वसी लॉन इन किरणों में नहाया हुआ था। सर्दी में धूप का निकल आना नेमत से कम न था, इसीलिए लॉन की एक तरफ कुछ तालिबात लेक्चर्स छोड़कर धूप सेकते हुए हंसी मजाक और गपशप में मसरूफ़ थे, और दूसरी तरफ कुछ संजीदा मिजाज तलबा अपने नोट्स में गुम बैठे थे। इन्हीं संजीदा तलबा में हमीन और उसका ग्रुप भी शामिल था। वो सब लेक्चर्स से फारिग होकर कैंटीन आए थे। कैंटीन में गहमा गहमी थी। ताज़ा चाय और खाने की खुशबू माहौल में रच बस गई थी। हमीन अपनी मखसूस मेज़ पर बैठा ही था कि वेटर अचानक उसके सामने रुककर एक छोटा सा खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स रख गया। सर, ये आपके लिए है। इतना कहकर वो तेज़ी से किचन की तरफ लौट गया। हमीन चंद लम्हे हैरतज़दा बैठा रहा। फिर उसने बॉक्स को उलट पलट कर देखा तो एक छोटी सी चिट उसकी तवज्जो खींचने लगी। चिट पर खूबसूरत खत्ताती में लिखा था, फॉर समवन स्पेशल, फ्रॉम समवन स्पेशल। हमीन ने आंखें सिकेड़कर इस जुमले को पढ़ा। फिर उसने गर्दन उठाकर पूरी कैंटीन का जायजा लिया। हर चेहरा मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। कोई भी मशकूक नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय हानिया के, जो बज़ाहिर किताब पढ़ने में गुम थी, मगर उसके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट इस बात की गवाही दे रही थी कि ये काम उसी का है। उसके दिमाग में फ़ौरन उसकी चंद दिन पहले वाली बात गूंज गई, आज से हम दोनों की जोड़ी बन गई है, इसीलिए किसी और की तरफ देखना भी मत। इस याद ने उसके जबड़े सख्त कर दिए थे। वो कुर्सी धकेलता हुआ तेज़ कदमों से हानिया की मेज़ पर पहुंचा। मुझे नहीं चाहिए ये, मिस समवन स्पेशल, वो दांत पीसते हुए बोला और वापस मुड़ने लगा। लेकिन हानिया ने किताब बंद करके तंजिया पुरसुकून लहजे में कहा, ये मैंने नहीं दिया, माहिरा आपिया ने दिया है तुम्हारे लिए। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि किसी गैर ज़रूरी शख्स पर अपने पैसे और वक्त ज़ाया करूं। हमीन चलते चलते रुक गया। गुस्सा लम्हा भर को हैरत में बदल गया। तुम माही को जानती हो? मुझे मालूम था तुम जानती हो, बस छुपा रही हो। वैसे कैसे जानती हो तुम माही को? उसका लहजा मसनूई बेनियाजी लिए था। मेरी कराटे टीचर हैं वो, हानिया ने इसी सर्द अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, तो आज माही को मुझे गिफ्ट देने का ख्याल कैसे आ गया, वो भी तुम्हारे जरिए? हमीन ने नाक से सांस छोड़कर तंज किया, जबकि दिल के अंदर एक नर्म सी खुशी ने सर उठाया था, जिसे वो जाहिर नहीं करना चाहता था। हानिया ने किताब बंद करके बेपरवाह अंदाज में चंद लफ्ज़ों में पूरी कहानी बता दी। हम कुछ दिन पहले एक पार्टी में गए थे। वहाँ शूटिंग कंपटीशन था। जीतने वाले को एक इनाम मिलना था। सबने वो तोहफ़ा अपने अपने बहन भाइयों को दे दिया। माहिरा आपियाँ भी जीतीं और उन्होंने तोहफ़ा मुझे दे दिया। लेकिन मुझे लगा कि इस गिफ्ट पर तुम्हारा हक है। हानिया की आखिरी बात सुनकर हमीन का दिल जैसे बुझ सा गया। चेहरे पर गहरी मायूसी उतर आई। वो तल्खी से बोला, जब तुम्हें दिया था तो तुम मुझे क्यों दे रही हो? हानिया ने गहरी सांस भरी और साफ लहजे में हकीकत बयान की। क्योंकि उन्होंने मुझे इसीलिए दिया ताकि मैं ये तुम तक पहुंचा दूं, वरना वहां सनिया भी थीं, मगर तुम्हारे बारे में सिर्फ मैं जानती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे दिया। बहुत याद करती है वो तुम्हें। पार्टी में जब सब भाई अपनी बहनों को गिफ्ट दे रहे थे ना, वो एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, वही उदासी जो तुम्हारी आंखों में भी दिखाई देती है। क्यों खुद को और आपिया को तकलीफ दे रहे हो? हमीन ने नज़रें चुरा लीं। गले में कोई अनजाना सा बोझ सा उतर आया। तुम नहीं समझ सकती। वो गिफ्ट वहीं रखकर उठने लगा। मैं ही तो समझ सकती हूँ तुम सबका दुख। हानिया की आवाज़ नर्म थी, मगर इसमें इतनी उदासी थी कि हमीन के कदम वहीं रुक गए। उसके लहजे में ऐसा खालीपन था जिसने हमीन के दिल में अजीब सी कहकह पैदा कर दी थी। यहाँ बैठो, हानिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। हमीन खामोशी से बैठ गया। हानिया ने धीमे लहजे में याद दिलाया, तुमने मुझे समझाया था कि अल्लाह जी से सच्चे दिल से माफ़ी मांगूं तो वो माफ़ कर देते हैं, और तुम्हें अल्लाह ताला की ये सिफत बहुत पसंद है ना? वो उसकी तरफ गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में समझ, एहसास और नरमी झलक रही थी। हमीन ने बेइख्तियार सा सर हिलाया। हानिया ने नरमी से बात आगे बढ़ाई, तो फिर तुम खुद इस सिफत को अपना क्यों नहीं लेते हमीन? अल्लाह ताला ने तो ये भी कहा है कि उसके बंदों पर रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जा सके। लेकिन तुम तो खुद इतने बेरहम बनकर अपनी ही बहन को तकलीफ दे रहे हो और खुद को भी। वो रुकी, फिर धीरे से बोली, माजी में जो कुछ हुआ उसे छोड़ दो।
अल्लाह की रज़ा के लिए आपिया को माफ़ कर दो। मुझे यकीन है इससे तुम्हारे अपने दिल को भी सुकून मिलेगा और अल्लाह जी भी तुमसे राज़ी हो जाएंगे। हानिया का लहजा नरम था, मगर इसमें अजीब सी तासीर थी, जैसे उसके हर लफ्ज़ के साथ हमीन के दिल की कोई गिरह खुलती जा रही हो। इसी लम्हे हानिया के मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। सानिया का मैसेज था। लेक्चर शुरू होने वाला था और प्रोफेसर किसी भी वक्त क्लास में दाखिल हो सकते थे। हानिया ने जल्दी से मोबाइल देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, वरना तुम्हारे चक्कर में मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा। उसने शरारत से आंखें घुमाई, जैसे चंद दिन पहले हमीन की कही गई बात का बदला ले रही हो, मगर हमीन पहली बार उसकी बात पर बुरा मानने के बजाय मुस्कुरा दिया। हानिया भी उसकी मुस्कुराहट का जवाब देते हुए खुदा हाफिज कहकर चली गई। हानिया के जाते ही माहौल में अजीब सा सुकूत उतर आया। हमीन ने आहिस्ता से गिफ्ट बॉक्स खोला। अंदर से शीशे का खूबसूरत ग्लोब नुमा शोपीस निकला। ग्लोब के अंदर एक छोटा सा झूला बना था, जिस पर एक लड़की बैठी थी और पीछे एक नन्हा बच्चा उसे झूला झुला रहा था। हमीन ने एक अतराफ में मौजूद बटन दबाया, नरम सा म्यूजिक बजने लगा। झूला हल्के हल्के आगे पीछे झूलने लगा और वक्फे वक्फे से लड़की के खूबसूरत कहकहे की आवाज़ गूंजने लगी। ये मंजर, ये आवाज़ें, ये सब कुछ हमीन को सीधा उसके बचपन में ले गया। वो और माहिरा भी तो ऐसे ही झूले लेते थे, अपने घर के पास वाले पार्क में, धूप में हंसते हुए, एक दूसरे को आगे पीछे धकेलते हुए। उसकी आंखें भीग गईं, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर अंदर कहीं दर्द की पुरानी लहर उठ रही थी। वो शोपीस आहिस्ता आहिस्ता घुमाता रहा और बरसों पुरानी यादों में गुम होता चला गया। माहिरा ने कॉल करके तमाम अफराद को शाम के वक्त आलम मेंशन में बुला लिया था। उस वक्त लाउंज की फ़िज़ा गैर मामूली संजीदगी लिए हुए थे। एसपी फैज़ान भी अभी अभी पहुंचा था। दरवाजे से दाखिल होते फैज़ान पर नज़र पड़ते ही माहिरा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए शरारती अंदाज में बोली, फैज़ी, माना तुम इस यूनिफॉर्म में हैंडसम लगते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम इसे कभी उतारोगे ही नहीं। माहिरा की ज़बान से फैज़ान की तारीफ सुनना शाहमीर को एक आंख न भाया। उसकी जबड़े सख्त हो गए। शाहवेज़ भी खामोशी से फैज़ान को घूर रहा था, जैसे उसकी मौजूदगी ही उसे नागवार गुजरी हो। मुझे पता होता कि तुम्हारा मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाने का दिल कर रहा है तो मैं फॉर्मल ड्रेसिंग करके आता। फैज़ान ने हल्का सा कहकहा लगाया और माही की तरह शरीर लहजे में जवाब दिया, हाय, बिल्ले को ख्वाब में छींचड़े नजर आ रहे हैं क्या? माहिरा ने भवें उचकाई। बिल्ली खुद उकसा रही हो तो बिल्ले का क्या कसूर? फैज़ान ने आंखों में शरारत समेटते हुए पूछा। बस जरा सी तारीफ क्या कर दो, तुम सब लड़के फैलने लग जाते हो। और तुम्हारे साथ डिनर पर जाती है मेरी जूती। माहिरा ने एक अदा से गर्दन झटकी। चलो, जूती आ रही है ना, तो तुम्हारे पाँव भी उसके साथ आ ही जाएंगे, फैज़ान ने आंख मारते हुए कहा। शाहमीर माहिरा के आखिरी जुमले पर अंदर ही अंदर मुतमईन हुआ ही था, मगर फैज़ान की आंख मारने की हरकत ने उसके तन बदन में आग लगा दी थी। उसने जब्त से हाथ मुट्ठियों में भींचे और इससे पहले कि वो कुछ कहता, शाहवेज़ ने मुदासलत कर दी। माहिरा जी, आपने हम सबको यहाँ क्यों जमा किया है? उसके लहजे में खटास छुपी थी। माहिरा ने गहरी सांस ली, नज़रें सीधी शाहवेज़ की आंखों में डाली। बताती हूँ, पहले सब आ तो जाएं फिर बताती हूँ। सब तो मौजूद हैं यहाँ, आपके दोस्त भी आ चुके हैं, अब और किसका इंतज़ार है? शाहवेज़ ने लफ्ज़ दोस्त पर ख़ास जोर दिया। उसी लम्हे लाउंज का दरवाज़ा खुला और रूहेल इफ्तिखार अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर उजलत साफ नज़र आ रही थी। वो घड़ी पर नज़र डालते हुए बोला, कोई अहम मसला है क्या मिस माहिरा, जो आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलवाया? माहिरा का चेहरा अब संजीदा हो चुका था। उसकी आवाज़ में अब शरारत नहीं, अज़्म था। आज बहुत बड़ा दिन है। मुझे आलम सर के कातिल के खिलाफ निहायत अहम सबूत मिले हैं, इसीलिए मैं चाहती थी कि ये सबके सामने पेश किए जाएं। इस घर के तमाम अफराद की मौजूदगी ज़रूरी है, और आप भी तो इस घर के अहम फ़र्द हैं। माहिरा ने बात मुकम्मल की तो उसकी आवाज़ में संजीदगी पत्थर की तरह ठोस हो चुकी थी। सच में माहिरा, वो कातिल मिल गया? आलम जहांगीर बेताबी से इस्तिफसार किया। उनकी आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों झलक रहे थे। लाउंज में मौजूद हर फर्द के चेहरे पर तजस्सुस की लकीरें नुमाया थीं। उम्मीद है आज मेरा मुजरिम भी मेरे सामने होगा, एसपी फैज़ान ने बाजू बांधते हुए गहरी नज़र माहिरा पर डाली। जाहिर है, वरना मैंने आपका दीदार करने के लिए तो नहीं बुलाया यहाँ। माहिरा ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। कमरे में हल्की सी खलबली मची, मगर अगले ही लम्हे माहिरा ने रिमोट उठाया। खैर, पहले आप सब ये वीडियोस देखें। एलईडी स्क्रीन रोशन हुई। क्लब की पार्किंग का मंजर अब सबके सामने था। वीडियो में एक शख्स दबे कदमों शाहमीर की गाड़ी के करीब आता है और बड़ी महारत से कुछ अंदर छुपा देता है।
माहिरा ने स्क्रीन रोक दी। आप सबको इस शख्स में किसकी झलक नजर आ रही है? उसकी नजरें एक एक चेहरे पर फिसलती चली गईं। ये तो शाहवेज जैसे कपड़े पहने हुए हैं और जिस्मानी साख्त भी वैसी ही लग रही है। फातिमा बेगम ने हैरत से कहा, मैंने कल भी कहा था मिस माहिरा, ऐसे कपड़े कोई भी पहन सकता है। इससे ये साबित नहीं होता कि शाहवेज ने ही मेरी गाड़ी में ड्रग्स रखे हैं। शाहमीर फौरन शाहवेज की हिमायत में बोल उठा, आपको किसी ने कहा इनकी वकालत करने के लिए? नहीं ना, तो प्लीज़ खामोश रहिए, आज सिर्फ मैं बोलूँगी। माहिरा ने गुस्से से उसे टोक दिया। उसकी आवाज़ बिजली की कड़क जैसी थी। शाहमीर के होंठ भिज गए। लाउंज की फ़ज़ा मज़ीद बोझल हो गई। माहिरा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शाहवेज के सामने जा खड़ी हुई, जो अब वाज़ेह तौर पर घबराहट में था। अपनी घड़ी दीजिए शाहवेज आरम। उसका लहजा तलवार की तेज़ धार जैसा था। शाहवेज ने उलझते हुए कलाई से घड़ी उतारी और उसके हाथ पर रख दी। माहिरा ने घड़ी को रोशनी में घुमाया, उंगलियों से उस पर कुंदा अल्फाज को छुआ। ये NS कंपनी का लोगो है? माहिरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। नहीं, ये ख़ास ऑर्डर पर लिखवाना पड़ता है। ये निम्मल ने मुझे गिफ्ट की थी। NS का मतलब निम्मल शाहवेज है। इसी तरह की लेडीज़ वॉच उसके पास भी है। शाहवेज ने हिचकिचाते हुए बताया। वाह, सो रोमांटिक। नौशाबा बेसाख्ता बोल उठी। नौशाबा? माहिरा ने तनबीही नज़र उस पर डाली। ओके, सॉरी, आप जारी रखें। वो फ़ौरन संभल कर बोली। इस वीडियो में भी मुजरिम ने यही घड़ी पहनी हुई है। माहिरा ने LED स्क्रीन पर चलती फुटेज को जूम करते हुए कहा। तस्वीर धुंधली थी, मगर कलाई पर चमकती वही मखसूस घड़ी वाज़े हो चुकी थी। कमरे में एक बेचैन सरगोशी दौड़ गई। माहिरा ने रिमोट नीचे रखा और सब की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर अब वो संजीदगी थी जो किसी सच के बोझ से आती है। आप सबको याद होगा, कुछ दिन पहले मैं अचानक बेहोश हो गई थी और होश में आने के बाद मैंने कहा था कि मैंने इस कमरे में ड्रग्स के बॉक्स देखे हैं, मगर आप सबने मेरी बात को वहम करार दे दिया। लेकिन वो वहम नहीं था, बल्कि आप सबकी आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। उसने हल्की सी कड़वी मुस्कुराहट के साथ सबकी जानिब देखा। लाउंज में सन्नाटा और गहरा हो गया। मैं इस रात बेहोश इसलिए हुई क्योंकि मैंने काफ़ी मिकदार में कोकेन इन्हेल कर ली थी, और ये बात इस मेडिकल रिपोर्ट से साबित होती है कि मेरे जिस्म में कोकेन मौजूद थी। जबकि मैं ड्रग्स नहीं लेती, तो इतनी बड़ी मिकदार मेरे जिस्म में आई कहाँ से? उसने मेज़ पर रखी फाइल की तरफ इशारा करते हुए बताया। किसी के पास जवाब नहीं था। खैर, ये बात छोड़ें, इसमें भी आप कहेंगे कि मैं ही ड्रग्स लेती होंगी। उसने कंधे उचकाए, मगर आंखों में चिंगारियां थीं। तो अब ये दूसरी वीडियो देखें। माहिरा ने रिमोट की मदद से वीडियो बदल दी। स्क्रीन पर नया मंजर उभरा, आलम मैंशन की पिछली पार्किंग का। ये वीडियो उसी रात की है। ये अनजान ट्रक पूरे 3 घंटे यहाँ खड़े रहे और किसी ने सवाल तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसे यहाँ रुकने की इजाज़त किसी अंदर के शख्स ने दी थी। ये अल्फाज जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर वापस गूंजे। मगर वो ड्रग्स के बॉक्स कमरे से बाहर निकले कैसे? हमने तो घर में कोई हलचल नहीं देखी थी। शाहजुल ने उलझन से पूछा। माहिरा के लबों पर आहिस्ता आहिस्ता एक पुरस्रार मुस्कुराहट उभरी और वो उसे सराहते हुए बोली, बेहतरीन सवाल। मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया था और इसी का जवाब ढूंढने के लिए मैंने इस कमरे की मुकम्मल तलाशी ली। वो चंद कदम चलकर कमरे के बीच में आ खड़ी हुई। सबकी नज़रें उस पर जमी थीं। और पता है मुझे वहाँ क्या मिला? उसने आवाज़ धीमी करते हुए मुतजस्सिस लहजे से पूछा। सब लोग हमातन गोश खड़े थे। लाउंज की फ़ज़ा इतनी साकित हो चुकी थी कि किसी की सांस की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी। माहिरा ने आहिस्ता मगर वाज़ेह लहजे में कहा, एक खुफिया रास्ता। फिर वो रुकी, जैसे लफ्ज़ों का असर बैठने दे रही हो। जैसे पुराने ज़माने में महलों में सुरंगें होती थी, वैसे ही आलम मैंशन के नीचे भी एक खुफिया सुरंग मौजूद है। लाउंज में खड़े सब लोगों के चेहरों पर शौक की कैफियत थी, जबकि 2 चेहरे ऐसे थे जहां हैरत का नामो निशान नहीं था। उनमें से एक आलम जहांगीर थे, जबकि दूसरा शाहवेज आलम था। माहिरा की नज़रें फ़ौरन उन पर जा ठहरीं। तुम इस रास्ते के बारे में जानते थे? शाहवेज ने सीधा शाहवेज पर सवाल दागा। हाँ, बचपन में एक बार दादाजान ने बताया था, मगर मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। शाहवेज ने गला साफ करते हुए जवाब दिया। माहिरा ने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया, जैसे ये वजाहत उसे मुतमाइन न कर सकी हो। खैर, सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उसकी आवाज़ में अब ख़तरनाक हद तक सुकून था। सब बेचैनी से अगला लफ्ज़ सुनने के मुंतज़िर थे,
लाउंज में फैली खामोशी किसी तूफान से पहले की खामोशी लग रही थी। सिर्फ नौशाबा थी जो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सब कुछ ऐसे सुन रही थी जैसे कोई सनसनीखेज कहानी अपने उरूज पर हो। ये ट्रक जिस फार्म हाउस पर वो बॉक्सेस छोड़ने गया था वो शाहवेज आलम के नाम पर है। माहिरा ने सीधा वार किया। लाउंज में मौजूद तमाम अफराद की आंखें खौफ से फैल गईं। ये नहीं हो सकता, शाहमीर फिर से माहिरा को टोकते हुए बोला। माहिरा ने तंबीही नज़रों से उसे घूरा। उसकी एक सख्त नज़र काफ़ी थी, वो वहीं साकित हो गया। शाहवेज के चेहरे का रंग उड़ चुका था। लेकिन भाई ऐसा क्यों करेंगे? शाहजुल के लहजे में गुस्सा और दुख दोनों शामिल थे। लेकिन भाई ऐसा क्यों करेंगे? शाहजुल के लहजे में गुस्सा और दुख दोनों शामिल थे। यही जानना चाहती थी मैं भी, और फिर किस्मत ने खुद मेरे सामने सबसे बड़ा सबूत लाकर रख दिया। माहिरा ने गहरा सांस लेकर कहा। कैसा सबूत? आलम जहांगीर की आवाज़ भारी हो गई। ये कॉन्ट्रैक्ट आज सुबह आपके सेक्रेटरी से मिला। इसके मुताबिक आपके इंतकाल के बाद कंपनी की पूरी पावर उस शख्स को मिलेगी जो उस वक्त कंपनी का हेड होगा। माहिरा ने मेज़ पर रखी फाइल उठाकर खोली, फिर वो सीधा शाहवेज की तरफ मुड़ी। और इस वक्त कंपनी का एमडी कौन है? शाहवेज आलम। माहिरा ने इस सारे फसाद की असल जड़ स्वब के सामने लाकर रख दी थी। ऐसा नहीं है, मैंने डैड को मारने की कोशिश नहीं की। शाहवेज जो अब तक खामोशी से सब सुन रहा था, इस इल्ज़ाम पर तड़प कर चीखा। आलम जहांगीर ने कमज़ोर लहजे में कहा, माहिरा, ये गलतफहमी भी हो सकती है। किसी भी बाप के लिए बेटे को मुजरिम मानना आसान नहीं होता, और वो अभी अपनी ज़ात का दुश्मन मानना तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने सारी हकीकत आपको बता दी है। अब इसे मानना या न मानना आप पर है। लेकिन ड्रग्स के केस में तो सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। तो एसपी फैज़ान आज़म, आपका मुजरिम आपके सामने खड़ा है, वो भी 24 घंटों के अंदर। माहिरा ने संजीदगी से कहा। उसकी आवाज़ में बला का एतमाद था। शुक्रिया मिस, इतने सबूत हमें फराहम करके आपने हमारा काम वाकई आसान कर दिया। एसपी फैज़ान ने मशकूर लहजे में कहा और हथकड़ी हाथ में लेते हुए शाहवेज की तरफ बढ़ा, जो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रहा था। उसकी आंखों में बेबसी और हैरत घुली हुई थी, जैसे वो खुद भी न समझ पा रहा हो कि हालात उसके खिलाफ कैसे जा खड़े हुए। रुकिए एसपी फैज़ान आज़म, माहिरा की आवाज़ कमरे में गूंजी। उसने भवें उचकाते हुए मायने खेज अंदाज में इस्तिफसार किया। मुजरिम को पकड़ने से पहले उसे मुजरिम मानने के लिए किन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है? सिंपल, सबूत और गवाह। फैज़ान ने चुटकी बजाते हुए जवाब दिया, जैसे सवाल बहुत मामूली हो। ज़बरदस्त, सबूत तो शाहवेज के खिलाफ हैं, लेकिन गवाहों का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं। माहिरा ने हल्की सी तालियां बजाते हुए कहा। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। एसपी फैज़ान ने बगैर कुछ कहे हथकड़ी वापस जेब में रख ली। उसके चेहरे पर संजीदगी आ गई थी, क्योंकि वो जानता था ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ। गवाहों को पेश किया जाए, माहिरा ने बुलंद आवाज़ में कहा, जैसे किसी अदालत में खड़ा मुलाजिम कार्रवाई का ऐलान कर रहा हो। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और रिजवी 2 आदमियों को अंदर ले आया। एक शख्स आलम जहांगीर का फैमिली डॉक्टर था और दूसरा शाहवेज आलम का पर्सनल असिस्टेंट। कमरे में मौजूद हर चेहरा हैरत से जम गया। माहिरा ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जब मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट का पता चला तो मैं फ़ौरन शाहवेज से मिलने गई। मैंने उससे इस शर्त के बारे में पूछा तो उसने साफ कहा कि उसे इस शर्त का इल्म ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट डैड ने बनवाया था। उसका ख्याल था शायद गलती से ये शर्त शामिल हो गई हो। वो एक लम्हे को रुकी, उसकी नज़रें सबके चेहरों पर फिरी, लेकिन मैं समझ गई थी कि इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। ज़रूर इस सब के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। इसीलिए मैंने शाहवेज से फार्म हाउस के बारे में पूछा। 6 घंटे पहले शाहवेज अपने वसीओ अरीज ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर मसरूफ था। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके संजीदा चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे आदाद व शुमार की दुनिया ने उसे अपने अंदर कैद कर रखा हो। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की हल्की आवाज़ थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, उसने नज़रें स्क्रीन से हटाए बगैर इजाज़त दी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और माहिरा अंदर दाखिल हुई। हमेशा की तरह ऊंची पोनीटेल में बंधे बाल, नीली जीन्स के ऊपर गुलाबी फ्रॉक और उस पर हल्की सी नेकी जीन्स की ही जैकेट पहने हुए थी। लंबी डोरी वाला बैग कांधों और कमर के दरमियान लटक रहा था। वो सादा लिबास में भी ऐसी लग रही थी जैसे किसी मुसव्विर ने दिल लगाकर तराशा हो। शाहवेज ने सर उठाया और फौरन खड़ा हो गया। अरे माहिरा जी, आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लेती। आप मेरी मुलाजिम थोड़ी हैं जो मेरे बुलाने पर सब काम छोड़कर दौड़े चले आते। वैसे भी काम मुझे था तो मेरा आना ही बनता है। वो ऑफिस को जांचती नज़रों से देखते हुए बोली। ओके, आइए बैठिए, बोलिए, क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? शाहवेज ने इंटरकॉम उठाते हुए पूछा। कॉफ़ी विद जिंजर ब्रेड। एक्चुअली नाश्ता नहीं किया तो भूख लगी है, माहिरा ने बेतकल्लुफ़ी से कहा।
शावेज के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने ऑर्डर दिया, फिर दोनों हाथ टेबल पर टिकाकर जरा आगे हुआ और गौर से माहिरा को देखा। तो बताइए, ऐसा क्या काम आन पड़ा कि आपको इस वक्त यहाँ आना पड़ा? काम तो बहुत अहम है, लेकिन पहले आपकी मेज़बानी एंजॉय कर लूं, फिर काम भी हो जाएगा। वो आराम से कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए बोली। कुछ ही देर में कॉफ़ी और जिंजर ब्रेड आ गए। माहिरा ने पूरी तवज्जो के साथ ब्रेड खाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता घूंट लेकर कॉफ़ी ख़त्म की। उसके अंदाज में उजलत नहीं थी, बल्कि अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मिशन पर नहीं, सैरो तफरीह के लिए आई हो। 2 बार शावेज का असिस्टेंट फाइलें लेकर आया, साइन करवाए, मगर हर बार उसकी नज़रें कागज़ों से ज़्यादा माहिरा पर टिकी रहीं। उसकी आंखों में तजस्सुस था और शायद हल्की सी बेचैनी भी। वो तीसरी बार ऑफिस में दाखिल हुआ था। इस बार माहिरा ने उस पर एक गहरी मायनेखेज नज़र डाली। तुम्हारे ऑफिस में बैल्कनी भी है ना माहिरा? माहिरा ने नज़रें असिस्टेंट से हटाए बगैर शावेज से पूछा। शावेज ने हल्का सा चौंक कर सर हिलाया। हाँ है। अच्छा तो चलो फिर बैल्कनी में बात करते हैं। आज मौसम काफ़ी खुशगवार है, बात करते हुए मज़ा आएगा। और हाँ, अपने असिस्टेंट से कहो अगले 15 मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ दें तो उसका बहुत बड़ा एहसान होगा। वो खड़ी हुई, बैग का स्ट्रैप दुरुस्त किया और जाहिद की तरफ देखकर हल्का सा तंजिया मुस्कुराई। शावेज उसके अंदाज पर हंस पड़ा, फिर जाहिद की तरफ देखकर बोला, सुन लिया जाहिद, मैम ने क्या कहा? जी सर, सुन लिया। लगता है मैम को कोई पर्सनल बात करनी है। जाहिद ने भी हल्के तंज से जवाब दिया, मगर माहिरा पर उसके कोई असर न हुआ। वो पलटी और बैल्कनी की तरफ चल दी। कुछ लम्हों बाद शावेज भी बाहर आ गया। बैल्कनी से शहर का मंजर खुला हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी, मगर फिजा में एक अनजाना सा तनाव भी तैर रहा था। जी फरमाइए, अब क्या काम आन पड़ा है? उसने हल्के मजाहिया अंदाज में पूछा। माहिरा रेलिंग के करीब जाकर खड़ी हो गई। उसने नीचे सड़क की तरफ देखा, फिर बिना उसकी तरफ मुड़े बोली, दरअसल मेरे एक जानने वाले को फार्म हाउस खरीदना है। उसे एक जगह पसंद भी आ गई है। पता करवाया तो मालूम हुआ वो तुम्हारे नाम है। तो अगर तुम्हारा बेचने का इरादा हो तो? माहिरा ने सीधा मौजू छेड़ा। कौन सा फार्म हाउस? शावेज ने वाकई हैरत से इस्तफसार किया। अरे वही जो शहर से बाहर है। माहिरा ने लोकेशन बताई। शावेज की पेशानी पर हल्की सी शिकन आई, जैसे वो याददाश्त के किसी कोने में झांक रहा हो। ओ वो फार्म हाउस तो मामू ने खरीदा था मुझे गिफ्ट करने के लिए। शायद 2 साल पहले दिया था, लेकिन मेरा कभी जाना नहीं हुआ वहाँ। उसने सच्चाई से कहा। लेकिन मेरे जानने वाले का कहना है कि वो जगह किसी के ज़ेरे इस्तेमाल है। माहिरा के चेहरे पर तशवीश उभर आई। शावेज ने भवें से केड़ ली। शायद मामू ही इस्तेमाल कर रहे हों, वो आहिस्ता से बोला, मगर उसकी आवाज़ में अब हल्की सी उलझन शामिल हो चुकी थी। बालकनी में चलती हवा अब पहले जैसी हल्की नहीं लग रही थी। और तुम्हारी गाड़ी भी तुम्हारे मामू ही इस्तेमाल करते हैं? माहिरा ने ऐसे पूछा जैसे बस सरसरी बात हो, मगर उसकी नज़रें शावेज के चेहरे के उतार चढ़ाव पड़ रही थी। हाँ, अक्सर उन्हीं के पास होती है। वो कहते हैं इकट्ठे वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारी गाड़ी से तुम्हारी खुशबू आती है और तुम्हारे पास होने का एहसास होता है। शावेज के चेहरे पर हल्की सी पुरखुलूस मुस्कुराहट थी। वो ये सब मोहब्बत समझ रहा था और माहिरा इसे एक और जाविये से सुन रही थी। वाह माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत है तुम्हारे मामू को तुमसे, माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शावेज ने सादगी से जवाब दिया। एक लम्हे की खामोशी के बाद माहिरा ने बैग खोला और चंद कागजात निकाले। अच्छा, और इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता है? शावेज ने कागज़ लिया, एक नज़र डाली। ये मेरे और शाहमीर के कंपटीशन का कॉन्ट्रैक्ट है, डैड ने बनवाया था। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? अब उसकी आवाज़ में हल्की सी तशवीश थी। नहीं, वैसे ही। तुमने पढ़कर साइन किया था? माहिरा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए पूछा। नहीं, डैड ने कहा तो मुझे लगा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मासूमियत से बोला। और यही मासूमियत माहिरा को अंदर तक खटक गई। इतना यकीन है डैड पर? वो हल्के से मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में सवाल छिपा था। सबको ही होता है अपने डैड पर। शावेज ने कंधे उचकाते हुए रुख दूसरी तरफ कर लिया, जैसे इस बात में बहस की गुंजाइश ही ना हो। माहिरा ने कागजात वापस बैग में रखे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत वक्त ले लिया तुम्हारा। वो मुड़ने लगी थी कि शावेज की आवाज़ ने उसे रोक लिया। तुमने कल कहा था कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। चलो वो ठीक था, लेकिन मुझे लगता था हम अच्छे दोस्त हैं। इसके लहजे में शिकवा नहीं, उलझन थी। माहिरा रुकी, पलटकर उसे देखा, फिर नर्म लहजे में बोली, बिल्कुल है, वो तो मैंने तुम्हारी नकचढ़ी दोस्त की वजह से कहा था। वो हल्का सा मुस्कुराई।
हम दोस्त हैं शावेज, और मुझे अपने दोस्तों को बचाना आता है। ये कहकर वो मुड़ गई। शावेज वहीं खड़ा रह गया। उसकी बातें शावेज को समझ तो नहीं आई, लेकिन उसकी दोस्त वाली बात पर वो दिलो जान से मुस्कुराया था। हाल। शावेज की बातें सुनकर मुझे लगा वो झूठ नहीं बोल रहा। माहिरा की आवाज़ पुरसुकून थी, मगर अल्फाज में ऐसी मजबूती थी कि कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। अब सवाल ये है कि अगर शावेज मुजरिम नहीं तो फिर कौन है? वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बोल रही थी, जैसे हर कदम के साथ सच के करीब जा रही हो। और इस सवाल का जवाब भी मुझे शावेज के ऑफिस में मिल गया था। उसने नज़र उठाकर सीधा जाहिद को देखा। ये असिस्टेंट जाहिद, जो बज़ाहिर शावेज को असिस्ट करता था, मगर 15 मिनट में मुझे समझ आ गया था कि असिस्ट ये नहीं कर रहा था, बल्कि शावेज इसके हाथों असिस्ट हो रहा था। कमरे में दबाव सा बढ़ गया। फिर मैंने रज़वी से कहा, इसे उठाओ और मुंह खुलवाओ, और उसने तो पूरी कहानी ही सुना दी। माहिरा वार्निंग देती निगाहों से हल्का सा मुस्कुराई। चलो मुन्ना, सबको सारी कहानी सुना दो। रज़वी ने पीछे से जाहिद की गर्दन पर दबाव डाला। मैं बताता हूँ, वो फौरन घबराकर बोला। मैं शावेज सर पर नज़र रखता था, उन्हें वो डील्स लेने को कहता था जिनमें हमारा फ़ायदा ज़्यादा होता था, और मैं शावेज सर को उनके डैड और भाइयों के खिलाफ उकसाता था। वो रट्टू तोते की तरह फर फर बोलता जा रहा था। और ये सब तुमने किसके कहने पर किया? माहिरा ने ताटदार लहजे में इस्तफसार किया। जाहिद खामोश हो गया। रज़वी ने दबाव और बढ़ाया। इनके कहने पर। उसने कांपते हाथ से रूहेल इफ्तिखार की तरफ इशारा किया। कमरे में जैसे वक्त रुक गया। सबकी नज़रें एक साथ रूहेल पर जा टिकीं। ये झूठ बोल रहा है, किसी ने पैसे देकर इसे मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने पर उकसाया है। रूहेल इफ्तिखार फौरन बोल उठा। ओके, मान लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ये डॉक्टर तो झूठ नहीं बोलेगा ना? माहिरा ने सुकून से सर हिलाया। चलें डॉक्टर साहब, आप भी अब हकीकत बता ही दें। माहिरा ने रुख बदला। उसकी नज़रें अब फैमिली डॉक्टर पर थीं। कमरे की फ़ज़ा भारी हो चुकी थी। अब हर सांस अगले लफ्ज़ का इंतज़ार कर रही थी। मुझे कुछ नहीं पता, डॉक्टर ने फौरन नफ़ी की, मगर उसकी आवाज़ में वो एतवाद नहीं था जो सच बोलने वालों में होता है। देखिए डॉक्टर साहब, आप मुअज़्ज़ज़ पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं और पिटते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए बेहतर है सच बता दें। माहिरा की आवाज़ नर्म थी, मगर लहजा वार्निंग से भरा हुआ। लेकिन डॉक्टर मेमन ने होंठ सी लिए। माहिरा, ये हो क्या रहा है? तुमने हमारे फैमिली डॉक्टर को क्यों बुलाया है? आलम जहांगीर ने परेशानी से पूछा। माहिरा की आंखों में अचानक सख्ती आ गई। फैमिली डॉक्टर? आलम सर, आप इनकी बजाय एक कुत्ता पाल लेते तो खुदा की कसम वो इनसे ज़्यादा वफादार होता, वो तनफ्फुर से बोली। कमरे में सन्नाटा छा गया। मतलब? आलम जहांगीर ने हैरत से पूछा। मतलब ये कि ये डॉक्टर नहीं, पैसों के लिए ईमान बेचने वाला घटिया शख्स है। ये आपको कई महीनों से दवा की जगह स्लो पॉइजनिंग दे रहा है। माहिरा ने सबके सामने इंकशाफ किया। ये सुनते ही फ़ज़ा जैसे मुंजमद हो गई। सब चेहरों पर खौफ और बेयकीनी फैल गई। वाह मिस माहिरा, क्या कहानी है? अगर ये डॉक्टर स्लो पॉइजनिंग दे रहा था तो वो किलर आलम भाई को मारने क्यों आया था? रूहेल इफ्तिखार तंजिया हंसा। माहिरा ने आंखें जरा सिकोड़ी, होंठों पर शातिराना मुस्कुराहट आई। ये तो आप बेहतर जानते हैं रूहेल साहब कि वो किलर क्यों आया था, मगर चलिए मैं बता देती हूँ ताकि सब मुझसे मुतासिर हो सकें, आप समेत। वो सीधी खड़ी हो गई। वो किलर सिर्फ मेरा ध्यान भटकाने आया था ताकि मैं उसे पकड़ने में मसरूफ़ रहूं और आलम सर की दवाइयों की तरफ ध्यान ही ना दूं। उसकी आवाज़ अब मजबूत और साफ थी। लेकिन क्या है ना, मैं जासूस हूँ और जासूस की नज़रें बहुत तेज़ होती हैं। हम वो भी देख लेते हैं जो सामने होते हुए भी नज़र नहीं आता। वो आलम जहांगीर की तरफ मुड़ी। यहाँ आने के एक हफ्ते के बाद ही मैंने आलम सर की आंखों का बदलता रंग देखा, हल्के गहरे हो रहे थे और सबसे बड़ा इशारा नाखूनों का हल्का नीला होना था। कमरे में सब ने बेइख्तियार आलम के हाथों की तरफ देखा। मैंने डॉक्टर मेमन से पूछा। उन्होंने कहा हाई ब्लड प्रेशर इस सब की वजह है। उन्हें लगा मुझे पता नहीं होगा कि नाखून नीले कब होते हैं। वो तंजिया मुस्कुराई। यकीन करें डॉक्टर मेमन, मैंने नर्सिंग का कोर्स छोले देकर पास नहीं किया। जिस इदारे में मैं काम करती हूँ वहाँ ये चीज़ सबसे पहले सिखाई जाती है। वो डॉक्टर मेमन की आंखों में देखते हुए कह रही थी। डॉक्टर के माथे पर पसीना चमकने लगा।
मैंने आलम सर की दवाइयाँ लैब टेस्ट के लिए भेजी। रिपोर्ट क्लियर थी कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। फिर मैंने दवाइयाँ बदल दी और एंटीडोट देना शुरू कर दिया। माहिरा ने हकीकत बताई। अब सच बता दें, वरना आपकी लिखी प्रेस्क्रिप्शन पुलिस को दे दूंगी, जेल भी जाएंगे और लाइसेंस भी गया समझे। माहिरा ने डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर धमकी दी। डॉक्टर के हौसले टूट गए। हाँ, ये सब मैंने किया, सिर्फ पैसों की लालच में। रूहेल के कहने पर उसने कांपती हाथ से बिला आखिर अपने गुनाह का एतराफ़ किया। कमरे में जैसे बम फट गया हो। सबकी नज़रें एक बार फिर रूहेल इफ्तिखार पर जम गईं। झूठ बोल रहा है ये डॉक्टर। आलम भाई जो ऐसा घटिया काम कर सकता है, वो हमारा इत्तेहाद तोड़ने के लिए मुझ पर झूठा इल्ज़ाम भी लगा सकता है। रूहेल इफ्तिखार साफ मुकर गया। उसके चेहरे पर घबराहट कम, अदाकारी ज्यादा थी। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे कहने पर किया, और अब तुम ही मुकर रहे हो। डॉक्टर मेमन चीख पड़ा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम जैसे लोग पैसे लेकर कुछ भी बोल देते हो। रूहेल उल्टा उसी पर चढ़ दौड़ा। कमरे में आवाजें टकरा रही थीं, मगर माहिरा खामोश खड़ी थी, जैसे ये सब पहले से सुन रखा हो। रूहेल इफ्तिखार, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब ड्रामा बंद करो, उसने जमाई लेते हुए कहा, जैसे ये सब उसके लिए महज वक्त का ज़या हो। माहिरा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है? ऐसी गवाही तो किसी को भी पैसे देकर दिलवाई जा सकती है। रूहेल ने अब्रू उचकाए। वो पक्का खिलाड़ी था, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। रूहेल ठीक कह रहा है माहिरा, मैं इन लोगों की गवाही पर यकीन नहीं कर सकता, आलम जहांगीर ने उलझन में कहा। माहिरा ने गहरी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। मेरे सर अक्सर कहते थे, मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, अपनी चालाकी की वजह से ही फंसता है, और तुम्हें भी तुम्हारी चालाकी ले डूबी रूहेल इफ्तिखार। उसकी नज़रें सीधी रूहेल पर जम गईं। कमरे में मुकम्मल खामोशी हो गई। तुम मेरा टेस्ट लेने आए थे ना? पहली बार आलम सर पर हमला करवाया, ये देखने के लिए कि मैं कितनी तेज़ हूँ? माहिरा गुज़श्ता वाक़े का हवाला दे रही थी। माहिरा का यकीन देखकर रूहेल के चेहरे की मुस्कुराहट मांद पड़ने लगी। इसी फाइट के दौरान मैंने किलर के हाथ पर लाल टैटू देखा था, और वही, बिल्कुल वही टैटू तुम्हारे हाथ पर भी है। माहिरा ने झटके से उसका हाथ सबके सामने उठा दिया। लाल टैटू साफ नजर आ रहा था। एक जैसे टैटू किसी के भी हो सकते हैं, इससे ये साबित नहीं होता कि किलर मैं था। रूहेल शैतानी हंसी हंसा। रुको डेढ़ होशियार, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जिस दिन तुम आलम मैंशन आए थे, मैंने उसी दिन ये टैटू देख लिया था, मगर आलम सर के बहनोई पर इल्ज़ाम लगाना आसान नहीं था, पुख्ता सबूत चाहिए थे। माहिरा ने उसकी बात काट कर कहा। वो अब बिल्कुल पुरसुकून थी, एतमाद उसकी आवाज़ में साफ सुनाई दे रहा था। तो ये हैं तुम्हारे सबूत, ये 2 कौड़ी का असिस्टेंट और ये घटिया डॉक्टर? रूहेल तंजिया लहजे में दरियाफ्त किया। रज़वी यार, वो वीडियो प्ले करो, ये ड्रामा ख़त्म करो, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया है। माहिरा ने थके हुए अंदाज में कनपट्टी दबाई। कमरे की सारी नज़रें उस स्क्रीन की तरफ उठ गईं, जहां अगले ही लम्हे सच खुलने वाला था। जी मैम, रज़वी ने मौद्दबाना अंदाज में कहा और फ्लैश एलईडी में लगा दी। कमरे की लाइट्स मद्धम हो गई, स्क्रीन रोशन हुई और अगले ही लम्हे एक बेडरूम का मंजर सबके सामने था। रूहेल इफ्तिखार अपने ही कमरे में फ़ोन कान से लगाए खड़ा बातें कर रहा था। नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो किलर मैं हूँ जो आलम भाई को मारना चाहता है। कमरे में मौजूद हर सांस जैसे रुक गई। वो बाप बेटा तो आपस की अदावतें ख़त्म करने में लगे रहेंगे, और मैं इधर आलम जहांगीर का किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। आलम जहांगीर के हाथ आहिस्ता से कांप गए। वो सिक्योरिटी ऑफिसर माहिरा, वो तो एक नंबर की बेवकूफ़ है। माहिरा के चेहरे पर कोई तासुर न आया। उसे क्या पता, खतरा बाहर नहीं, अंदर है, और वो खुद आहिस्ता आहिस्ता आलम जहांगीर को मौत की तरफ धकेल रही है। हाँ, उसकी मकरू हंसी लाउंज की फिजा में गूंज गई। शाहमीर जाएगा जेल में, जायदाद शावीज़ के नाम, और वो तो मेरा ज़हनी गुलाम है, बचपन से अपने करीब रखा है, इस्तेमाल करने के लिए। शावीज़ जैसे पत्थर का हो गया। बस 1-2 महीने, आलम जहांगीर मर जाएगा और सारी जायदाद पर मेरी हुकूमत होगी। हाँ, रूहेल कमीनी हंसी हंसता बोल रहा था, ये जाने बगैर कि उसका ये मकरू चेहरा बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। वीडियो खत्म हुई, स्क्रीन सियाह हो गई और लाउंज में मौत जैसा सन्नाटा, जैसे वहां कोई जीरू मौजूद ही ना हो। आखिर माहिरा ने खामोशी तोड़ी।
मैंने इंतज़ार इन टटपुंजियों को पकड़ने के लिए नहीं किया था, बल्कि तुम्हारे मुंह से ये एतराफ़ सुनने के लिए किया था, क्योंकि जब अपना धोखा देता है, यकीन तब तक नहीं आता जब तक वो खुद अपने मुंह से कबूल ना करे। माहिरा ने कड़वी सच्चाई बताई। रूहील के पास अब कोई लफ्ज़ नहीं बचा था, उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। फातिमा बेगम आगे बढ़ीं और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ये सब? उनकी आवाज़ टूट रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बहन के शौहर के खिलाफ साजिश करते हुए? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे आलम को जहर देते हुए? ये भी नहीं सोचा कि तुम अपनी ही बहन को अपने हाथों बेवा कर रहे हो? उनकी आंखों से आंसू बह निकले। रूहेल इफ्तिखार की आंखों में खून उतर आया। कैसी बेवगी आपी, आप अब कौन सी सुहागन है? आखिर उस शख्स ने दिया ही क्या है आपको और आयशा आपी को, सिवाय सौतन की तकलीफ के? आयशा आपी उसकी बेवफाई का दुख दिल पर लेकर मर गई। मैं कैसे बर्दाश्त करता आपी? जिस बहन ने मुझे माँ बनकर पाला, मैं उसके कातिल को कैसे माफ़ कर देता? मैं उससे बदला न लेता तो क्या करता? उसकी चीखें दीवारों से टकरा रही थीं। उसके एतराफ़े जुर्म पर फातिमा बेगम का एक और थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। बेगैरत इंसान, जिस शख्स ने तुम्हारी दोनों बहनों को अपना नाम दिया, हमारे मरते हुए बाप का इलाज करवाया, सारी जिंदगी तुम्हारा पेट भरा, उसके लिए तुम्हारे दिल में इतनी नफरत? उनकी आवाज़ कांप रही थी, मगर मजबूत थी। रूहेल साकित खड़ा रह गया। फातिमा बेगम की आंखों से आंसू बह निकले, मगर आज वो रुकी नहीं। तुम कहते हो आयशा आपी का कातिल आलम है? नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें उनका असल कातिल कौन था। तुम्हारा और मेरा बाप। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा आपी को शादी से पहले ब्रेन ट्यूमर था और बाबा को ये बात मालूम थी, मगर उन्होंने छुपाई। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि उसके बाद कोई उनसे शादी नहीं करेगा। इलाज भी नहीं करवाया क्योंकि उनके नज़दीक बेटियां बोझ थीं। रूहेल की सांस रुकने लगी। शादी के बाद 10 साल तक आयशा आपी जिंदा रहना मौजिज़ा था, और वो मौजिज़ा आलम की मोहब्बत थी। शावेज़ की पैदाइश के वक्त जब डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ट्यूमर बढ़ा सकता है, तो आलम ने अपनी पहली औलाद की ख्वाहिश कुर्बान करके आयशा आपी की ज़िंदगी को तरजीह दी। मगर आयशा आपी माँ बनना चाहती थी और वो उनकी ज़िद के आगे हार गए। उन दिनों आलम ने आपी का बहुत ख्याल रखा। सिर्फ आलम की मोहब्बत की वजह से आयशा आपी शावेज़ की पैदाइश के बाद भी इतने साल जिंदा रहीं। फातिमा बेगम की आवाज़ बार बार टूट रही थी, जैसे उन्हें माजी दोहराने में बहुत दूर पेश आ रही हो। फिर उनका चेहरा दर्द से सख्त हो गया। और मेरे साथ तो मेरे बाप ने कमाल ही कर दिया। चंद लाख के बदले मेरी शादी एक शराबी जानी दरिंदे से कर दी। वो मुझे रोज़ मारता पीटता, जलील करता, मेरी ज़िंदगी मौत से भी बदतर बना दी थी। और इस पर भी उस शख्स ने बस नहीं किया। एक दिन शराब के नशे में मुझे अपने शराबी दोस्त के हवाले कर दिया, ताकि वो भी मुझे अपनी वहशत का निशाना बना सके। तब उस नेक परवर इंसान ने मुझे इन दोनों दरिंदों से बचाया, मेरी इज्जत की हिफाजत की। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ आलम की वजह से, वरना उस दिन अपनी इज्जत गंवाने के बाद खुदकुशी कर चुकी होती। मगर बदले में बाबा ने क्या किया? हम पर घटिया इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जानबूझकर मुझे तलाक दिलवाई, ताकि मैं बोल तक नहीं सकती कि किस तरह मेरे अपने बाप ने मेरी इज्जत उछाली। तब आलम ने सिर्फ मेरी इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी की, वरना मेरे बाप ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने रूहेल की आंखों में देखा। तुमने कहा कि उसने मुझे दिया ही क्या है? अरे, आलम से शादी करने के बाद मुझे पता चला कि शौहर मुहाफिज होता। आलम के दिल में शायद मेरे लिए मोहब्बत ना थी, मगर उसने हमेशा मेरा हक अदा किया। कभी मेरे बाप की ज्यादतियों का मुझे ताना नहीं दिया, कभी माजी नहीं उछाला। तुम भी यहाँ रहने लगे तब भी कभी नहीं सुनाया कि तुम्हारे भाई को पाल रहा हूँ। उनकी आवाज़ नर्म हो गई। उसने मुझे इज्जत दी, और इज्जत ही औरत का सबसे बड़ा ख्वाब होती है। वो एक फरमाबरदार बेटा, बेहतरीन शौहर, मोहब्बत करने वाला बाप, और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान है, जो तुम नहीं हो रूहेल। फातिमा बेगम आज बोलने पर आईं तो माजी की सारी परतें खोल कर रखती। रूहेल हकीकत जानकर शशदर रह गया। आलम के खिलाफ नफरत भी तो उसके अपने बाप ने उसके दिल में डाली थी। कभी कभी इंसान अपनी लालच में अपने बच्चों की दुनिया भी बर्बाद कर देता है, और आखिरत भी। और आज रूहेल इफ्तिखार इसी बर्बादी के किनारे खड़ा था। माहिरा ने गहरी सांस ली और नज़रें एसपी फैज़ान की तरफ मोड़ दी। ओवर टू यू एसपी फैज़ान आज़म। फैज़ान ने सर हिलाया और दरवाजे के बाहर खड़े सिपाहियों को इशारा किया। अहलकार अंदर आए और डॉक्टर मैमन और जाहिद को गिरफ्तार करके ले गए। फिर फैज़ान रूहेल के सामने आ खड़ा हुआ। हथकड़ी की ठंडी धात ने उसकी कलाइयों को जकड़ लिया। शुक्रिया मिस माहिरा, एक शातिर मुजरिम को कानून के हवाले करने के लिए, एसपी फैज़ान ने संजीदगी से कहा।
जब तक पुलिस और सच की तलाश करने वाले साथ हों, मुजरिम ज्यादा देर तक नहीं बच सकते। माहिरा हल्का सा मुस्कराई। फैजान ने सर हिलाया, रुहेल को पकड़ा और बाहर की तरफ ले गया। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा और टूटे दिलों की आवाजें रह गई थीं। फातिमा बेगम मुसलसल रो रही थीं। जरताशा बेगम ने उन्हें गले लगाकर चुप करवाया। वो दोनों सौतन थीं, मगर कभी एक दूसरे से बुरा सलूक नहीं किया था, और ये सब आलम जहांगीर की वजह से था। उसने दोनों से साफ कह दिया था, मेरे घर में झगड़ा नहीं होगा, जिसे जो चाहिए मिलेगा, मगर सुकून से, क्योंकि लड़ाइयाँ वहीं होती हैं जहाँ हुकूक और फ़राइज़ का ख्याल न रखा जाए, और आलम जहांगीर ने अपना हर फ़र्ज़ और हर हक बखूबी निभाया था। पिछले 2 घंटों से पुलिस की गाड़ी सुनसान और अनजान रास्तों पर यूं दौड़ रही थी जैसे रात के अंधेरे को चीरती हुई किसी राज की तरफ बढ़ रही हो। सड़क के दोनों तरफ घने दरख्त कतार दर कतार खड़े थे। उनकी लंबी शाखें सड़क पर इस तरह झुकी हुई थीं जैसे किसी गुनाहगार को अपनी खामोश गवाही दे रही हों। गाड़ी के अंदर बैठा रुहेल अपनी ही शर्मिंदगी और जहनी उलझन में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे होश ही न रहा वो बाकी दोनों मुजरिमों के साथ में ही बैठा। उसे ये एहसास तक न हुआ कि गाड़ी का रुख पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं बल्कि किसी और ही सिमत में है, एक ऐसी सिमत जहां सन्नाटा बोलता था और अंधेरा जिंदा महसूस होता था। अचानक गाड़ी एक जोरदार झटके से रुकी। टायरों की चरचराहट सुनसान रात को चीरती हुई दूर तक फैल गई। झटके से रुहेल का सर सीट से टकराया और वो चौंक कर सीधा हो बैठा। चंद लम्हे वो खाली नज़रों से सामने देखता रहा, फिर खिड़की के बाहर नज़र दौड़ाई। हर तरफ सया अंधेरा था। दरख्तों के साए ज़मीन पर ऐसे फैले थे जैसे किसी भी लम्हे हरकत में आ जाएंगे। ये हम कहाँ आ गए हैं? उसकी आवाज़ में घबराहट साफ छलक रही थी। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और ठंडी रात की हवा का झोंका अंदर आया। बाहर खड़े एसपी फैजान का चेहरा गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में आधा रोशन आधा सायों में डूबा हुआ था। बाहर निकलो। उसकी आवाज़ गैर मामूली हद तक सपाट थी। रुहेल धड़कते दिल के साथ गाड़ी से उतरा। उसके कदम ज़मीन पर पड़े तो खुश्क पत्तों की चरचराहट इस खामोशी में और भी खौफनाक लगने लगी। सामने थोड़े फासले पर एक बड़ी वैगन खड़ी थी। उसकी तेज़ लाइटें जंगल के बीच रोशनी का वाहिद जरिया थीं। इन 2 गाड़ियों के अलावा वहां कोई जिंदगी का निशान नहीं था, सिर्फ दरख्त, सन्नाटा और रात का हू हर तरफ फैला हुआ था। वैगन के सामने एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। उनके चेहरे रोशनी में साफ नजर आ रहे थे, मगर तासुरात सर्द और बेरहम थे। ये लो, तुम्हारा मुजरिम, एसपी फैजान ने बेनियाजी से कहा। ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो पुलिस स्टेशन जा रहे थे ना? रुहेल के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। एसपी के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। पुलिस स्टेशन तो सिर्फ मैं जाऊंगा, तुम तो इनके मेहमान बनोगे। ये लफ्ज़ मेहमान इस अंदाज में कहा गया कि रुहेल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। इसी लम्हे उस लड़के ने जेब से गन निकाली। धातु की ठंडी चमक रोशनी में चमकी। चल, गाड़ी में बैठ, वरना यहीं भून दूंगा। रुहेल के हलक में खुश्की उतर आई। वो एक कदम पीछे हटा। एसपी, तुम ये गलत कर रहे हो। उसने आखिरी कोशिश की। अगले ही लम्हे फैजान का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में दबी हुई आग भड़क उठी। गलत करने का ठेका क्या तुम लोगों ने ही लिया हुआ है? नहीं, थोड़ा गलत हम भी कर लेते हैं। फिर वो एक कदम आगे बढ़ा और रुहेल की आंखों में आंखें डालकर बोला, और जब एक शरीफ आदमी गलत करने पर उतर आता है ना, तो तुम जैसे घटिया लोगों की रूहें तक कांप जाती हैं। उसकी गरजती हुई आवाज़ दरख्तों से टकराकर गूंजी। जंगल फिर खामोश हो गया, मगर इस खामोशी में अब खतरा सांस ले रहा था। अगर मैं पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा तो तुम ऊपर क्या जवाब दोगे? रुहेल ने खुद को संभालते हुए धमकी दी, मगर उसकी आवाज़ में छिपी कपकपाहट उसका साथ नहीं दे रही थी। तुम्हारी यही ऊपर तक पहुंच तो है जिसकी वजह से हमें कभी-कभी ऐसे गलत काम करने पड़ते हैं। एसपी फैजान के होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट उभरी। फिर वो जरा झुका। उसकी नज़रें सीधा रुहेल की आंखों में पैवस्त हो गईं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास कहानी तैयार है। जंगल की हवा दरख्तों के पत्तों से टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थी, जैसे खुद रात भी ये राज सुनने को बेचैन हो। मैं सबको यही बताऊंगा कि अचानक पुलिस की गाड़ी खराब हो गई और तुम हमारी हिरासत से भाग खड़े हुए। हमने रोकने की पूरी कोशिश की, मगर तुम अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए। हर लफ्ज़ के साथ उसकी मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी।
ये सुनकर रुहेल के कदमों तले जमीन जैसे खिसक गई। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। इसी लम्हे लड़के ने आगे बढ़कर गन रुहेल के सर से लगा दी। ठंडी धातु की नाल उसकी कनपटी से छुई तो उसके बदन में सनसनी दौड़ गई। चल, गाड़ी में बैठ। रुहेल को जबरदस्ती वैगन की पिछली सीट पर धकेला गया। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। अगले ही लम्हे उसके हाथ में पड़ी हथकड़ी को गाड़ी के अंदर लगी लोहे की ग्रिल के साथ लॉक कर दिया गया। धात के टकराने की आवाज़ उसकी आज़ादी पर आखिरी मोहर जैसी लगी थी। थैंक यू सो मच एसपी फैज़ान आज़म, हमारी मदद करने के लिए, लड़की ने नर्म मगर मानी खेज लहजे में कहा और हाथ बढ़ाया। इट्स पार्ट ऑफ माई ड्यूटी मैडम, सो नो नीड टू थैंक मी। फैज़ान ने पुरसुकून अंदाज में हाथ मिलाया। फिर वो मुड़ा, अपनी गाड़ी में बैठा और हेडलाइट्स की तेज़ रोशनी के साथ अंधेरे में गुम हो गया। अब जंगल में सिर्फ वैगन रह गई थी। लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा, इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। टायरों के नीचे कुचले जाने वाले पत्तों की आवाज़ इस खामोश रात में अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। पीछे बंधा रुहेल पूरी ताकत से झटके दे रहा था। मुझे बताओ, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, सुन रहे हो तुम लोग? उसकी चीखें गाड़ी के अंदर गूंजती रहीं, मगर आगे बैठे दोनों के चेहरों पर कोई असर न हुआ। बाहर जंगल पीछे की तरफ भाग रहा था और रुहेल को पहली बार एहसास हुआ वो पुलिस की हिरासत में नहीं, किस्मत की गिरफ्त में आ चुका था। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की धमाकेदार किस्त? आज माजी के बहुत सारे राज खुले जिन्हें जानकर यकीनन आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आलम जहांगीर की सच्चाई आपको कैसी लगी। कुछ रीडर्स ने तो गेस कर लिया था कि मुजरिम रुहेल इफ्तिखार ही है और मुझे उनके कमेंट पढ़कर मज़ा भी बहुत आया कि मेरे रीडर्स कितने समझदार हैं और वो किस तरह कहानी में घुस चुके हैं। आगे की किस्तें इससे भी ज़्यादा दिलचस्प और धमाकेदार होने वाली हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ताकि अगली किस्त का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामियों नासिर रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।